क्या साइंस का जो ओरिजिन हुआ वो यूरोप में हुआ और फिर वो धीरे 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 करके संपूर्ण विश्व में गया। बाकी सारे लोग जो थे वो उनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था। तो भारत का समाज या भारत की जो एक यात्रा रही है विकास की, वो एक जंगल की तरह है जो बहुत ऑर्गेनिक है। फिर बात समझ में नहीं आई कि भाई भारत की व्यवस्था को अब जंगल कैसे कहते। तो कहते हैं कि जंगल लंबे समय तक रहता है और उसमें वो सर्वाइवल के खुद मैकेनिज्म्स डेवलप होते हैं, वो किसी मैकेनिकल ऑर्डर की तरह कोलैप्स नहीं करते। क्वालिफिकेशन में FRCS है या नहीं? FRCS मतलब देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। या कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है तो वो वैसे भी 5000 वर्षों तक ऐसे ग्रो नहीं हो पाएगा। भारत हुआ है, भारत कितना महान था, उसका साइंस कैसा रहा, उसका अध्यात्म के साथ क्या जुड़ाव रहा, इसके ऊपर कम बात करेंगे। ये तो आप बहुत सारी पुस्तकों के माध्यम से समझ सकते हो। पहली एक पुस्तक है हिंदू अचीवमेंट्स इन एग्जैक्ट साइंस, विनय सरकार की बुक है, कभी भी पढ़ सकते हो। धर्मपाल की एक बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, जिसमें धर्मपाल बात कर रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो भारत में कैसे पेपर, आइस, ये सब कुछ हो रहा था। और जहां भारत में 5 सोलर ऑब्जर्वेटरीज भी थी, जिसमें एक ये दिल्ली का जंतर मंतर, एक जयपुर में जो जंतर मंतर है, एक काशी में है, एक मथुरा में है, एक उज्जैन में है। इस प्रकार की भारत की परंपरा थी। वेस्टर्न 2 स्कॉलर रहे, एक का नाम है जोसेफ निदाम और दूसरा है जॉर्ज बसाला। तो जॉर्ज बसाला ये बोलता है क्या साइंस ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट एंड देन इट डिफ्यूज टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या साइंस का जो ओरिजिन हुआ वो यूरोप में हुआ और फिर वो धीरे 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 करके संपूर्ण विश्व में गया। बाकी सारे लोग जो थे वो उनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था। और नदीम ये बोलता है, क्या एक थ्योरी लेके आता है, क्या ऐसा कैसे हुआ, क्या चाइना में इंडस्ट्रीज इतनी ग्रो हो रही थी लेकिन फिर भी चाइना में साइंस स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, साइंस फिर भी यूरोप में स्टार्ट हुआ। इसका क्रिटिक फिर लिखते हैं कपिल राज की बुक है रीलोकेटिंग मॉडर्न साइंस। क्या तुम लोकेट कर रहे हो उसको यूरोप में? ऐसा नहीं है, साइंस भारत में ही, भारत से ही शुरू हुई है। और स्टार्टिंग के जो ब्रिटिश या पोर्टुगीज या विभिन्न प्रकार के जो भारत में लोग आते रहे, जिसमें फ्रेंच है, डच हैं, उनके भी जब स्टार्टिंग के हम पेपर्स पढ़ेंगे तो वो बड़े हिंदू फ्रेंडली हैं। एक पेपर है द एंटिक्विटी ऑफ हिंदू मेडिसिन, 1837 का पब्लिकेशन है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैकॉले के मिनट्स हावी होने लगते हैं तो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को बहुत बड़ा एक क्रिटिक मिलता है। उस क्रिटिक का रिस्पॉन्स बहुत सारे साइंटिस्ट देते हैं, जिसमें एक हैं प्रफुल्ल चंद्र रे, दूसरे हैं जगदीश चंद्र बोस, महेंद्र लाल सरकार जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस बनाया। वही इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस जहां पर सीवी रमन ऑफ आर्ट्स में काम करके रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल प्राइज भी जीतते हैं। महेंद्र लाल सरकार स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के भी फिजिशियन थे। और फिर हम देखते हैं कि 12 जनवरी 1863 को बंगाल के कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म होता है। पूरे भारत का भ्रमण करके कन्याकुमारी जब वो पहुंचते हैं और 3 दिन 3 रात साधना करते हैं उस रॉक के ऊपर, और वहां पे वो कहते हैं व्हाइल सिटिंग ऑन द लास्ट रॉक ऑफ इंडिया आई हिट अपॉन अ प्लान। क्या भारत के आखिरी शिलाखंड पे बैठकर मेरे मन में एक विचार आया, क्या भारत में कभी एक पॉपुलेशन से ज्यादा कभी ब्रिटिशर्स हुए नहीं, लेकिन 30 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो भारत का जो आत्मसम्मान, आत्मगौरव खो चुका है, इसको पुनः जागरण करने के लिए मुझे पश्चिम में जाना पड़ेगा। पश्चिम को मैं भारत की स्पिरिचुअल विजडम दूंगा तो पश्चिम से बहुत सारे लोग आएंगे, भारत में आएंगे और अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। और जब पश्चिम भारत की तारीफ करेगा तब जाके कम से कम हमारे भारतीयों को यह लगेगा, हाँ हम कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं।
और फिर हमें पता है स्वामी विवेकानंद 2 महीने की अपनी यात्रा, आज तो हम लोग जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर अमेरिका पहुंच जाएंगे। अपने 2 महीने की यात्रा करके स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचते हैं और फिर वो शिकागो एड्रेस होता है, हम सब लोगों ने सुना है, जब वो कहते हैं माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सामने बैठे हुए 7,000 लोग तालियां मारते हैं। कुछ दिनों तक पहले तक जिस हिंदू युवा सन्यासी को बोला जा रहा है यू ब्लैक यू इंडियन, अब शिकागो एड्रेस के बाद स्वामी विवेकानंद के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग जाती हैं, न्यूज़पेपर्स में हेडिंग्स आती हैं, हिंदू मॉन्क विद ब्राइट आईज, रंबलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी, परफेक्ट इंग्लिश। तो वेस्ट के सामने पहली बार ऐसा था, क्या कोई हिंदू या कोई भारतीय सन्यासी आके गेरुआ पहनकर उनकी भाषा में उनकी बात कर रहा है। और जैसे मैंने सिस्टर क्रिस्टीन का बताया, सिस्टर क्रिस्टीन एक और वृत्तांत में बताती है, क्या हम ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का एक सेशन अटेंड करने आए थे और जैसे स्वामी विवेकानंद ने इंडिया बोले हमने इंडिया कभी देखा नहीं था, गूगल उस समय था नहीं, जो सुना था वो सब कुछ गलत सुना था भारत के बारे में, कि यहां पर ऐसे लोग रहते हैं, पहले मुगल्स का राज रहा, फिर ब्रिटिशर्स उनके ऊपर राज कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं आता। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही इंडिया बोला, उसी मोमेंट हमें भारत से, हमें इंडिया से प्रेम हो गया। इतना प्रभाव स्वामी विवेकानंद का पश्चिम जगत पे रहा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंच एक्ट्रेस सारा, वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। तो सारा को ऐसे लगा, क्या मुझे मेरे दूसरे मित्र निकोला टेस्ला, उनसे स्वामी विवेकानंद की मुलाकात करवानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। हम तो नहीं मानेंगे, वहां पे रेड इंडियंस पहले से रहते थे। 1892 इसलिए उस घटना को 400 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, इसलिए शिकागो में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स बुलाया गया था, जिसमें एक रिलीजियस सेक्शन था, दूसरा साइंटिफिक सेक्शन भी था, जहां भी स्वामी विवेकानंद ने 5 लेक्चर्स दिए थे। उसकी स्पीच अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी रिलीजियस पार्लियामेंट में जो स्वामी विवेकानंद ने 6 लेक्चर्स दिए थे, उनकी स्पीचेस अवेलेबल है। वहां भी स्वामी विवेकानंद ने भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात करी, स्वामी विवेकानंद का बाद में एक लेक्चर भी है, इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमने तो साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, हर फील्ड में वेस्ट को सब कुछ दिया, लेकिन वेस्ट ने हमें क्या दिया? वेस्ट ने हमें लूटा खरूटा, हमें स्लेवरी दी, हमें मारा। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये भारत रुकेगा नहीं, ये पुनः जागेगा। वो कहते हैं आई डू नॉट सी इनटू द फ्यूचर, नॉट डू आई केयर टू सी, बट वन विजन आई सी क्लियर एज लाइफ बिफोर मी, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever, proclaim her to the world with the voice of peace and benediction। कि ये भारत माता तो पुनः जगत जननी बनने वाली है, मैं सामने अपने सामने देख रहा हूं। ये स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष की वाणी है। अब जब हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस बहुत सारी चीजों को कंट्रीब्यूट करता है। ऑब्सक्यूंटिस्ट बिलीफ को खत्म करता है, गलत मान्यताओं को खत्म करता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देता है साइंस, सोसाइटी में एक अपलिफ्टमेंट का काम करता है साइंस। लेकिन साइंस सब्जुगेट भी कर सकता है, दमन भी कर सकता है किसी का। यह ब्रिटिशर्स ने भारत को बताया, या ब्रिटिशर्स ने भारत में करके दिखाया कुछ समय तक। और जितने भी ये साइंटिस्ट रहे या फिर स्वामी विवेकानंद रहे, स्वामी विवेकानंद ने या उनके शिष्यों ने, जिसमें मुख्यतः मैं बात करूं भगिनी निवेदिता, उन्होंने इसको एक काउंटर किया। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो जा रहे थे, तो उनको जापान से शिकागो के रास्ते में मिलते हैं जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा वेस्ट में जा रहे थे और वहां पर कुछ काम करने, साइंस में कुछ काम करने की इच्छा रखते थे। स्वामी विवेकानंद उनको कहते हैं कि पश्चिम में क्या करोगे, भारत में करो। और जमशेदजी टाटा इस बात को अपने पास रख लेते हैं, छोड़ते नहीं है। स्वामी विवेकानंद शिकागो के बाद बहुत पॉपुलर बन जाते हैं। 1898 में जमशेदजी टाटा अपने हाथ से एक पत्र लिखते हैं स्वामी विवेकानंद को, क्या स्वामी विवेकानंद, क्या आप ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जो मैं खड़ा करना चाहता हूं, उसको आप आगे बढ़ाना चाहोगे? एंड ही यूजेस द वर्ड जर्नल। जैसे होता है ना, आर्मी का जर्नल होता है, कि एक जर्नल के तौर पर क्या आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? स्वामी विवेकानंद के पास ये आता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद उनको शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको शुभकामनाएं हैं। अब जमशेदजी टाटा मिलते हैं लॉर्ड कर्जन से। लॉर्ड कर्जन जमशेदजी टाटा को बोलते हैं, क्या
भारतीयों को, हिंदुओं को, इनको साइंस इंस्टीट्यूट की क्या जरूरत है? ना तो इनको साइंस आता है, ना तो इनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ना ही ये पीएचडी कर पाएंगे, और अगर ये कर भी लेंगे तो इनको नौकरियां कहां से देंगे? ये विषय खत्म हो जाता है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता वापस आती है, पश्चिम से भारत आती हैं। भगिनी निवेदिता अमेरिका में ट्राई करती हैं, इंग्लैंड में ट्राई करती हैं, क्या कैसे भारत में एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट खड़ा हो सके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या विलियम रैमसे, जिनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला, उनके पास ये बात जाती है कि भारत में कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूट खड़ा हो, उसको भी मना कर देते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु भाई और सिस्टर निवेदिता, ये जब अमेरिका जाते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप में, वहां पर भगिनी निवेदिता एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसके माध्यम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की एक आधारशिला खड़ी होती है। और जब स्वामी विवेकानंद मैसूर जाते हैं, जिन राजा के पास वहां पे रहते हैं, राजा वाडियार, उनके बेटे 370 एकड़ जमीन देते हैं आज जो भारत में सबसे बड़ा साइंस इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसकी स्थापना के लिए। पहले उसका मन यह हो रहा था कि वो मुंबई में बनाया जाए, लेकिन बाद में बात हुई कि उसकी स्थापना यहां पर हो, इसलिए बाद में खड़ा होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई। ऐसी आधारशिला का काम स्वामी विवेकानंद और उनकी परंपरा खड़ी करके गई। लेकिन आप कहेंगे तो बहुत पुरानी बातें हैं, आज क्या है? आप कभी गूगल करिएगा महान महाराज के बारे में, एमजे महाराज। ही इज अ सन्यासी ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट। देश का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत में, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनको 2011 में मिला है। दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है इंफोसिस प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनको 2015 में इंफोसिस अवार्ड मिला है। और 2025 में विज्ञान श्री, जो कि पद्मश्री के बराबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक अवार्ड किया गया है, उनको 2025 में विज्ञान श्री अवार्ड हुआ है। यह कॉन्टेक्स्ट हमें पता लगता है कि सिर्फ स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा एस्टेब्लिश संगठन रामकृष्ण मिशन, उनके सन्यासी भी उसी परंपरा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए, और महान महाराज बड़े मजाक में यह बात बोलते हैं कि मैं सिर्फ दो ही चीजें करता हूं, मेडिटेशन और मैथमेटिक्स। यह परंपरा साइंस की और भारत की एक लंबे कॉन्टेक्स्ट में रही। इसका बैकबोन के तौर पर हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद को। निकोला टेस्ला से लेके एपीजे अब्दुल कलाम जी के भी स्वामी विवेकानंद के ऊपर लेक्चर्स आप गूगल कर सकते हैं तो आपको मिलेंगे, जहां वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्या मेरा नाम नहीं बड़ा होना चाहिए। आजकल क्या होता है, व्यक्ति अपना नाम बड़ा करना चाहता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मेरा नाम बड़ा ना हो, लेकिन मेरे जो विचार हैं वो बड़े हों, उनके ऊपर काम करने वाले लोग आए वो ज्यादा बड़े हों। ये मैं नहीं कह रहा, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी स्वामी विवेकानंद के बारे में कह रहे हैं। निकोला दकियानुसी, पुरानी सोच बता करके ऐसे रिजेक्ट किया जाता रहा है। आज जिस मनीषी की 170वीं जन्म जयंती पर हम यहाँ बात कर रहे हैं, वह भी एक मनीषी थे जिन्होंने खुल करके अपने जीवन पर स्वामी विवेकानंद जी के प्रभाव के बारे में बोला। और वो मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से थे। बुला लो। केजी सुरेश जी हमारे बीच हैं, मंच पर आए वैसे। शुरू करें ना? जी ठीक। खैर, मैं कल सुबह एक इंटरव्यू देख रहा था इंदिरा नूई जी का, और इंदिरा नूई ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत की खूबसूरती उसके केओस में। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि केओस यानी अव्यवस्था, अव्यवस्था में उसकी खूबसूरती कैसे हो सकती है? तो उन्होंने उसको कंपेयर किया चाइना के साथ। चाइना की वो तारीफ करती है कि चाइना ने जिस तरीके से अपने को प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से विकास के रास्ते पर गया है, तो वह एक लीनियर फॉर्मेट में गया है और वह एक मैकेनिकल डेवलपमेंट है। तो मशीन एक समय के बाद खराब होती है, उस खराब होने के कारण जो अव्यवस्था फैलती है वो व्यवस्था फैलेगी अगर मैकेनिकल ग्रोथ है आपका। और थियोस से उनका मतलब है कि एक जंगल की तरह
तो भारत का समाज या भारत की जो एक यात्रा रही है विकास की, वो एक जंगल की तरह है जो बहुत ऑर्गेनिक है। फिर बात समझ में नहीं आई कि भाई भारत की व्यवस्था को आप जंगल कैसे कह रहे हैं। तो कहते हैं कि जंगल लंबे समय तक रहता है और उसमें वो सर्वाइवल के खुद मैकेनिज्म्स डेवलप होते हैं, वो किसी मैकेनिकल ऑर्डर की तरह कोलैप्स नहीं करता एकाएक। और आगे अगर उनकी इस बात को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में देयर इज अ थियरी कॉल्ड क्योस थियरी। तो इंदिरा नूई तो आज जीवित हैं और वह जब क्योस की बात करती हैं तो वो एक वैज्ञानिक अवधारणा की बात करती हैं जिसके कारण भारत का एक ऑर्गेनिक ग्रोथ रहा और भारत ने इतने सारे आक्रमणों के बाद, इतने सारे झंझावातों के बाद भी वह डटा रहा, टिका रहा अपने तासीर के साथ, अपने वैल्यू सिस्टम के साथ, अपने इथोस के साथ, अपने मोरल्स के साथ। विज्ञान की बात आती है तो एक शब्द चलता है पेटेंट। युद्ध की बात आती है तो एक शब्द आता है कोलैटरल। तो अभी हम युद्ध में गए, ऑपरेशन सिंदूर में, दो देश एक ही जगह से जेनेसिस है, एक दिन आगे पीछे का जन्म है। अंग्रेज एक दिन थोड़ा पहले उनको आजाद कर गए, एक दिन बाद हम तो 24 घंटा लेट से आजाद हुए पाकिस्तान से। लेकिन दोनों के तासीर बदल गए। एक युद्ध में भारत इस बात की चिंता करता है कि अगर हमको पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन है किसी टेररिस्ट आउटफिट का और हम उसको बॉम्बार्ड करने वाले हैं, तो भारत की एजेंसी सेना जो उस बॉम्बार्डिंग की तैयारी कर रही है उसको इस बात की चिंता रहती है कि बगल का घर उसकी जद में ना आ जाए, कोई इनोसेंट आदमी न मारा जाए। पाकिस्तान को इसकी चिंता नहीं रहती है। वह जब हमला करता है तो केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमारे हमला नहीं करता है, वो ड्रोन से सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर भी हमला करता है। उसका क्या है कि बॉडी काउंट बढ़ना चाहिए, तो जितने ज्यादा बॉडी काउंट्स अगर उसके ज्यादा है तो अपनी मिलिट्री सुपीरियोरिटी बताएगा। ये पश्चिम की अवधारणा है, बता रहा हूं कि अमेरिका और ईरान में युद्ध हो रहा है, इजराइल का किसी कंट्री से युद्ध हो रहा है, अभी तो कई देश आपस में युद्ध में, और मान लो कि हमला हो गया और बच्चे मार दिए गए, महिलाएं मार दी गई, हॉस्पिटल को बम्बार्ड कर दिया गया और लोग मारे गए, तो एक बड़ा सुंदर सा उन्होंने एक्सक्यूज कर रखा है, जिसे गलती करने के बाद देखें तो कुछ भी कर दो, सॉरी बोल दो। उसी तरीके से युद्ध में अगर निर्दोष मारे गए तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कोलेट्रल। अरे यार ये कोलेट्रल में मारे गए, भले ही उनका दोष नहीं था, लेकिन ये कोलेट्रल डैमेज है। भारत में कोलेट्रल का कंसेप्ट नहीं है। उसी तरीके से जब ज्ञान विज्ञान की बात आती है तो भारत में पेटेंट का कंसेप्ट नहीं था, पेटेंट पश्चिम का है। इसलिए भारत में ज्ञान और विज्ञान अगर गढ़ा गया या कोई नया ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वह फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, वह पेटेंटेड नहीं होता था, वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होता था। व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता ज्ञान, भले ही उसका जन्म उसके जन्म में किसी का योगदान रहा हो, किसी वैज्ञानिक का, किसी ज्ञानी पुरुष का, वह समाज का है, वह जग का है। और मुझे यह भी लगता है कि जिस तरीके से आप लंदन के म्यूजियम्स में चले जाएं तो पता नहीं चलेगा कि ये चोर बाजार है कि म्यूजियम है, कोई फला देश का है, कोई फला देश का है, और सबके नीचे उस बेशर्मी के साथ लिखा भी हुआ है कि ये फला देश का है, लूट करके लाए हो माल। उसी तरीके से हमारे ज्ञान विज्ञान की भी लूट हुई और बहुत सारी ऐसी परंपराएं, बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिक खोजें जो यहां से ली गई और पश्चिम ने उसको रिब्रांड किया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाते पेटेंट कराया और अपना खोज बता दिया। निकोलस टेस्ला उसमें से अलग थे। दो युवाओं का मिलन था, एक दोनों टेस्ला जब मिले विवेकानंद जी से तो 40 साल के हैं, विवेकानंद जी मिले तो वो 32-33 साल के हैं, और जो उनका प्रभाव उनके ऊपर हुआ उसको उन्होंने स्वीकारा और उससे उनके जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट में जो
एक बदलाव आता है, वह आगे चल करके आइंस्टीन तक पहुंचता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन का जो E = mc² है, वह टेस्ला के ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है और E = mc² पर जाकर कंक्लूड होती है। कई ऐसे मिलन हैं दुनिया में भारतीय मनीषियों का और पश्चिम के वैज्ञानिकों का, जिसमें देखेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन मिलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से, हाइजेनबर्ग मिलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से, ब्रायन डेविड जोसेफसन मिलते हैं महर्षि महेश योगी से, इरविन श्रोडिंगर मिलते हैं मनीषियों से, और वो तत्वमसी जैसे महाकाव्य के जो अपने शब्द हैं उपनिषद के, उससे वो प्रभावित होते हैं, उनकी वैज्ञानिक खोजें प्रभावित होती हैं। ओपेनहाइमर खुल करके भगवत गीता के प्रभाव के बारे में जिक्र करते हैं कि उनके जीवन के ऊपर ही नहीं, उनके वैज्ञानिक खोजों के ऊपर और जो उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके ऊपर जो प्रभाव होता है। और ये श्रृंखला है। एक महापुरुष जिनका हमने जिक्र किया, ब्रायन डेविड जोसेफसन, वो जीवित हैं और उनको पूरा पश्चिम पागल घोषित करने में लगा पड़ा है, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं उसमें उसकी स्वीकारोक्ति है कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वैज्ञानिक है, भारत के जो ग्रंथ हैं वो वैज्ञानिक हैं। वो पानी के बारे में कहते हैं कि पानी की भी एक मेमोरी होती है, और वाटर मेमोरी ये हम नहीं कह रहे, इस पे पूरा का पूरा एक मेडिकल साइंस डेवलप हुआ इस वाटर मेमोरी के सिद्धांत पे, जिसको होम्योपैथ कहते हैं। पश्चिम उसको सूडो साइंस कहता है, और डेविड जोसेफसन को आप देखेंगे तो खूब क्रिटिकल है पश्चिम उनको लेकर के, और उनको पागल घोषित करने पर में कोई कोर कसर उसने बाकी नहीं छोड़ रखी है। आज मुझे लगता है कि टेस्ला जी की जो जन्म जयंती है वह इसलिए भी एक उस समय उनको याद करना और उनके ऊपर जो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव था उसका एक विश्लेषण करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा कि डीकोलोनाइजिंग ऑफ इंडियन माइंड, और डीकोलोनाइजिंग ऑफ इंडियन माइंड के लिए 10 साल का उन्होंने एक टाइमलाइन भी दिया है। तो इस डीकोलोनाइजेशन के लिए यह जरूरी है कि हम अपने ज्ञान परंपरा के बारे में, अपने विचार प्रवाह के बारे में बहुत गंभीरता से एक बार रुक करके जो एक हीनता का भाव है आम लोगों के मन में उसको दूर करें। अपने मन में जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे लग रहा है कि निकोलस टेस्ला से बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और सच कहें तो ये दो युवाओं का मिलन नहीं था, ये भारत के अध्यात्म और पश्चिम के विज्ञान का मिलन था। और जब मिले तो पश्चिम के विज्ञान को यह लगा कि भारत का अध्यात्म जो है वह अध्यात्म का तो केवल आवरण है, बल्कि यह संपूर्ण विज्ञान है। आगे हम 100 साल पहले हुई घटना को याद कर रहे हैं, और आज भी यह प्रासंगिक है, क्योंकि यह लड़ाई जो शिकागो के भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने लड़ी, भारत के बारे में जो पश्चिम का दृष्टिकोण था उसको ठीक किया, जो थोड़ी बहुत धूल की परत चढ़ी थी उनकी आंखों पे उसको झाड़ा पोछा, क्लियर किया। तो आने वाली पीढ़ियों के सामने भी मुझे लगता है कि वो चुनौती अभी शेष है कि हम भी उस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में समझें, समझाएं और इस बात को जानें
कि भारत की जो एक आध्यात्मिक यात्रा रही है वह मूल रूप से वैज्ञानिक यात्रा है, और वह आज का मॉडर्न साइंस हो, क्वांटम फिजिक्स जिसको लेकर के आज पश्चिम खूब बोस्ट करता है, उसके जितने टॉप के साइंटिस्ट रहे हैं पिछले 100 सालों में, मुझे लगता है कि ऐसे 10 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भगवत गीता का नाम लिया है, उपनिषद का नाम लिया है, खुल करके लिया है। और हम जो एक लक्ष्य लेकर के बढ़ रहे हैं विकसित भारत का, एक हम 20 साल के भारत का, 100 साल के भारत का स्वप्न देख रहे हैं, तो यह उस आत्महीनता से बाहर निकलने के बाद ही संभव हो पाएगा। और आज का दिन उस आत्महीनता से निकलने का और अपने ज्ञान परंपरा को एक पूर्ण रूप में देखने की ओर। शुक्ला जी, हमारी विदुषी बहनें, इस सभागार में उपस्थित सभी बंधु और बहनें, सभी को नमस्कार। वाकई में मेरे अनुज अरुण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोई आसान काम नहीं है शुक्रवार के दोपहर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार को खचाखच भरना, बैठने की जगह नहीं है साहब। अरुण जी का परिश्रम तो अपनी जगह है ही, लेकिन साथ साथ जिस तरह राष्ट्रीय विचार का प्रवाह हो रहा है, जहां हम मूलतः शारीरिक वाले लोग अब बौद्धिक में भी कितना रुचि लेने लगे हैं। क्योंकि टेस्ला विवेकानंद संबंध कोई हल्की बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। और उस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए आप लोग यहां उपस्थित हुए हैं, तो आप सबको बधाई। अभी कुछ दिन पहले मुझे याद आया कि कुछ वर्ष पहले हम कभी सर्जरी कराने जाते थे तो हम ये देखते थे कि डॉक्टर के क्वालिफिकेशन में FRCS है या नहीं। FRCS मतलब सबसे बेस्ट सर्जन, उसको कहते थे फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी। ये स्कॉटलैंड में है, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी। अभी उसी रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी में कुछ ही दिन पहले महर्षि सुश्रुत का प्रतिमा का अनावरण होता है। याद रखें, पश्चिम का सबसे बड़ा केंद्र शिक्षा का, जहां शल्य चिकित्सा सिखाई जाती है, और वहां अगर अनावरण होता है तो प्रतिमा अनावरण होता है सुश्रुत महर्षि का। ऐसा नहीं कि हमको कोई प्रमाण पत्र चाहिए था। कई बार भारत में एक प्रवृत्ति रही है जिसका अभी यहां संदर्भ भी दिया गया, डीकोलोनाइजेशन। हम जब ये एक मानसिकता, निवेशिकता का जो मानसिकता है, जिसके चलते पाश्चात्य से हम लोग वैलिडेशन चाहते हैं कि भाई पश्चिम में अगर हो गया तो भाई हमारा भी ठीक ही है। योग अगर पश्चिम वालों ने मान लिया तो भारत के लिए ठीक है। हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जरूरत है जिन्होंने भारतीय ज्ञान को, भारतीय ज्ञान परंपरा को हमेशा से हीन दृष्टि से देखा है। उनके लिए यह सुश्रुत का वहां प्रतिमा का अनावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं क्यों उस संदर्भ के बारे में बता रहा हूं आपसे, वो इसलिए कि कई बार भारतीय अध्यात्म को बहुत ही एक हीन दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास किया गया, हालांकि उसमें वो सफल नहीं हुए।
भारतीय आध्यात्म का सम्मान पश्चिम में कई वर्षों से है। आपने देखा होगा, जिस रास्ते से आप मेरे कार्यालय की तरफ आते हैं, इंडिया हैबिटेट सेंटर, तो उस सड़क का नाम है मैक्स म्यूलर। जर्मनी के फिलोसोफर थे वो, उन्होंने उस पर काम किया, भारतीय दर्शन में काम किया, भारतीय धर्म में काम किया, उसका अध्ययन किया, शोध किया। ये हजारों साल से चलता आ रहा है। लेकिन पहली बार सार्वजनिक तौर पर 1893 में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद संबोधित करते हैं, तो उनको उस भारतीय आध्यात्म की सरलता को, भारतीय आध्यात्म को जनसाधारण, पश्चिम के जनसाधारण तक पहुंचाने का सबसे पहला काम स्वामी जी ने किया। क्योंकि तब तक वो कुछ पढ़े लिखे अंग्रेज या कुछ और मुल्कों के जो लोग थे, उनको रुचि थी तो वो अध्ययन करते थे। लेकिन स्वामी जी के उन उद्बोधनों के बाद, पूरे अमेरिका में, शिकागो की तो बात हुई, उसके बाद वो काफी पश्चिम में घूमे। उन उद्बोधनों के बाद भारतीय दृष्टिकोण में, भारतीय सोच के बारे में, भारतीय जीवन शैली को लेकर एक उत्सुकता पश्चिम में हुई। स्वामी जी की बातों को लोग चर्चा में लाने लग गए। जहां उन्होंने कहा कि आपके यहां वस्त्र से व्यक्ति की पहचान होती है, हमारे यहां चरित्र से व्यक्ति की पहचान होती है। यह स्वामी जी ने बताया। आप, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने या मेरे आने से पहले इस विषय को लेकर चर्चा हुई है या नहीं। 1893 में जहाज में जाते हुए स्वामी जी की भेंट होती है जमशेद जी टाटा के साथ, और उस वार्तालाप का नतीजा होता है 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना। एक आध्यात्मिक गुरु के साथ चर्चा करने के बाद टाटा साहब इतने प्रेरित हो जाते हैं, हालांकि जब तक उसकी स्थापना होती है टाटा साहब भी नहीं रहते हैं, लेकिन वो इतने प्रेरित होते हैं कि वे लिखते हैं स्वामी जी को कि आप खुद इस आंदोलन को, इस भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए आप स्वयं इस आंदोलन को संभालिए। स्वामी जी कहते हैं कि मैं रामकृष्ण मिशन और अन्य व्यस्तताओं में हूं, लेकिन मेरा पूरा नैतिक समर्थन आपके साथ है। क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि विज्ञान को साथ में रखना बहुत जरूरी है। हमारे अपने ज्ञान के साथ क्रांतिकारी बातें करते थे स्वामी जी। एक जगह तो वो कहते हैं कि यू विल रीच नियरर टू हेवन बाय प्लेइंग द फुटबॉल। आजकल फुटबॉल का मौसम है। यू विल रीच नियरर टू हेवन बाय प्लेइंग द फुटबॉल रेदर देन रीडिंग द गीता। उनका यह मतलब गीता नहीं पढ़ने के लिए नहीं था। उन्होंने कह दिया कि उस मस्तिष्क को के साथ साथ अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि उन्होंने पाया, जब इतिहास को खंगाला तो उन्होंने पाया कि हमारे में कमी रही कि हम ज्ञान के पीछे, तो हमेशा हम ज्ञान, अध्ययन, आध्यात्म, इसमें इतने रमे रहे कि विदेशी आक्रांता आए तो हम उनका सामना नहीं कर पाए, क्योंकि हमने अपने सामरिक शक्ति पर ध्यान नहीं दिया, हमने अपने शारीरिक शक्ति पर ध्यान नहीं दिया। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने कहा था, वी वॉन्ट मैन विथ नर्व्स ऑफ स्टील एंड मसल्स ऑफ आयरन, यानी कि ऐसा मस्तिष्क लोहे का और ऐसा
शरीर, तो उन्होंने दोनों पर जोर दिया। और ऐसे वैज्ञानिक सोच रखने वाले स्वामी जी निकोला टेस्ला से 1895-96 के दौर में मुलाकात होती है उनकी। और उस दौरान जब मुलाकात होती है तो जैसे शुक्ला जी ने भी यहां बताया बहुत विस्तार से इस विषय को, मैं सिर्फ उसको एक संदर्भ देना चाहता हूं। विस्तार से आपको बताया जा चुका है कि मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। जहां उन्होंने आकाश की बात कही, और आप जानते हैं कि प्राण की बात कही उन्होंने, और ये सब बातें निकोला टेस्ला ने इन बातों के बारे में कभी सोचा नहीं था। उनको एक नया दृष्टिकोण दिया, उनका वेदांत में रुचि जाग गया, और बाद में वे कई संस्कृत में अध्ययन करके संस्कृत के शब्दावली का प्रयोग करते हैं और प्राणवायु और ऊर्जा से संबंधित दृष्टिकोण से अपने विज्ञान को उस दृष्टि से देखने लग गए। यहां ओपेनहाइमर की भी चर्चा हुई। जब एटम बम का पहला एक्सपेरिमेंट होता है तो उनको जो है भगवत गीता का वो श्लोक याद आता है। वो एक फिल्म में उसको दिखाया गया, काफी विवादास्पद भी हुआ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उसका फिल्मीकरण किया वो थोड़ा सा विवादास्पद था। लेकिन उस वक्त जब वो एटम बम की ऊर्जा वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि वो जो जब भगवान अपना अवतार पूर्ण विश्व रूप दिखाते हैं तो उस वक्त हजारों लाखों सूर्य की तरह जो वो चमकते हैं, उन्होंने कहा कि उसकी तरह मुझे लग रहा है। ये ओपेनहाइमर के शब्द हैं। पश्चिम ने इसको समझा, उसके महत्व को समझा, तो वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको लाने का प्रयास किया। इसलिए ये जो टेस्ला फोरम, और मुझे ये जानकर बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे अष्टलक्ष्मी जो हमारे 8 प्रदेश उत्तर पूर्व के हैं, वहीं से हमारी एक बहन हाना ने जो है इसको शुरू किया था। इस टेस्ला फोरम का जो आइडिया था ये उन्हीं के दिमाग में आया, और वाकई ये काबिले तारीफ है, क्योंकि उत्तर पूर्व के योगदान के बारे में तो हमें बताया ही नहीं गया था। हमको तो यही बताया गया कई दशकों तक की कुछ चंद परिवारों ने और कुछ चंद लोगों ने मिलकर देश को आजादी दिलाई। पूरे देश की भूमिका के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। हमें बताया गया कि पहली लड़ाई, पहली बार तो हम आजादी की लड़ाई 1857 में लड़े। हालांकि जब से विदेशी ताकतें इधर आई 1000 साल से संघर्ष लगातार रहा। अयोध्या में पूरा एक राजपूत समाज है जिन्होंने यह तय किया था कि जब श्री राम मंदिर बनेगा उसके बाद ही वो पगड़ी पहनेंगे। यह परंपरा हमारे यहां रही है, सदियों से संघर्ष रहा है, लेकिन वो संघर्ष कभी नहीं बताया गया। असम में जो सेनापति थे लचित बड़फुकन 17 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार उन्होंने मुगल सेना को परास्त किया, ब्रह्मपुत्र पार नहीं करने दिया। लेकिन कभी हमने नाम सुना है क्या? हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं लचित बड़फुकन का नाम। रानीमा गैदिनलिऊ का नाम सुना है क्या? जब मैं मध्य प्रदेश में कुलपति था तो मैंने अपने सामुदायिक भवन का नाम मैंने जो है लचित बड़फुकन के नाम पर रखा। तो असम अहोमिया प्रतिदिन ने अखबार का सुर्खी बनाई कि भारत के मध्य में, भारत का उत्तर पूर्व। जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक था तो मैंने जो महिलाओं का जो छात्रावास है उसका नाम रखा रानीमा गैदिनलिऊ छात्रावास। अब रानीमा गैदिनलिऊ कौन? रानीमा गैदिनलिऊ वो नहीं है जिन्होंने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष किया। ये वो थे जिन्होंने कहा कि मैं न सिर्फ उनके अंग्रेजों के राजनीतिक, उनके जो सोच है, उनका जो हम पर जो वर्चस्व है उसके खिलाफ मैं लड़ूंगी,
बल्कि वो जो हम पर धर्म और जीवन शैली थोप रहे हैं उसके खिलाफ भी वो वीर नागा महिला ने जंग किया, उसके खिलाफ, उस अंग्रेजियत के खिलाफ, उस विदेशी मजहब परंपरा को उन पर थोपने के खिलाफ। उनके बारे में हमको बताया गया क्या? लेकिन यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज उत्तर पूर्व की हमारी एक बहन ने इस सुझाव को लिया और छोटे भाई अरुण ने ऐसे ऐसे विषयों को, अभी कुछ ही दिन पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आया था, तब इन्होंने आयोजित किया था। आप सोचिए, हम सब भूल गए श्रीलंका में जो नरसंहार हुआ था हिंदुओं का सिंघली द्वारा जो नरसंहार हुआ था, हमें लगा कि वो चैप्टर तो, वो अध्याय तो खत्म हो गया। लेकिन हम बार बार इस बात को हमें याद करने की जरूरत है कि जो भी कौम अपने इतिहास को भूलने की गलती करता है वो इतिहास दोहराता है। इसलिए हमको सावधान होने की जरूरत है। और मैं अरुण को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक आयोजन किया था जहां वो जो नरसंहार हुआ था उसके बारे में हम सबको पुनः याद दिलाया, क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है। जब प्रधानमंत्री जी विभाजन विभीषिका दिवस की घोषणा करते हैं अगस्त 14 को, जिस दिन पड़ोस में आजादी का उत्सव मनाया जाता है, तो वो हमें याद दिलाने के लिए कि कितने बड़े अत्याचार, कितने हजारों लाखों के हिसाब से लोग कट गए थे, मर गए थे, अत्याचार हुआ था, बलात्कार हुआ था, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं अभी हाल ही में कुछ महीने पहले इजराइल गया था। वहां एक हॉलोकॉस्ट म्यूजियम बना हुआ है। आप में से जो लोग यरूशलेम गए हैं, आप कभी जाइए। हॉलोकॉस्ट म्यूजियम बना हुआ है जहां उन्होंने जो यातनाएं हिटलर द्वारा यहूदियों पर किया गया उसको प्रदर्शित किया। लेकिन हजार साल से हमारे ऊपर जो भी प्रताड़नाएं हुई उसको कहीं भी अभी तक प्रतीकात्मक रूप में भी अभी तक कोई स्मारक नहीं बना है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है एक हिंदू हॉलोकॉस्ट म्यूजियम की, जिसमें हमको यह स्थापित करना है 1000 साल हमने क्या क्या यातनाएं सहकर भी हम जिंदा रहे। हमें खत्म करने का पूरा, सारे खत्म हो गए। नए मुल्क के वफादारी करने से पहले अल्लामा इकबाल भी कह के गए थे, कुछ है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या है, वो उस चीज को समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद के जो, मैं मित्रता शब्द तो नहीं करूंगा, मैं उसको संवाद शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि अतिशयोक्ति में हमको जाना नहीं चाहिए। मुझे खुशी इस बात का, वो अंतिम बात मैं कहूंगा कि आज भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय शिक्षा, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद हूं, भारत सरकार ने अपनी शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व दिया है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य हमें अपने स्व से, यानी अपनी पहचान हमको करवाना है, हमें अपने अतीत से जोड़ना है, हमें अपने परंपराओं से, विरासत से जोड़ना है। और उसी अतीत का, उसी परंपरा का एक हिस्सा है यह संवाद, जहां हमने विज्ञान को नकारा नहीं, जहां हम आज भी अपने बच्चों को सिखाते नहीं है, जैसे कई जगह सिखाया जाता है कि धरती के इर्द गिर्द सब घूमते हैं। यह नहीं है हकीकत। हम सोलर सिस्टम के, सौरमंडल के हिस्सा हैं। हमको प्राचीन और अर्वाचीन को साथ में लेकर चलने का, इसी वजह से हम टिके हुए हैं, इसी वजह से हम जिंदा कौम हैं, क्योंकि हमने संतुलन बना के चलना सीखा है। हमारे बच्चे
बेहतर गाड़ियों में जाएंगे, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ेंगे, लेकिन घर आकर अपनी उपासना पद्धति के अनुसार रहेंगे। अगर वे मोबाइल को भी अगर सप्ताह में एक दिन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसका नाम देते हैं मोबाइल उपवास। उसको भी जोड़ेंगे अपने परंपरा के साथ। मैं समझता हूं कि यह संतुलन बहुत आवश्यक है कि हम प्राचीन की जो हमारे गौरवशाली इतिहास है उस पर हम गर्व करें, लेकिन साथ ही साथ हम विज्ञान को अनदेखा न करके एक वैज्ञानिक सोच, क्योंकि हमारे पूर्वजों में वो वैज्ञानिक सोच रही है, उसको समझने की आवश्यकता है कि आज सारे जियोग्राफिकल इंडाइसेस बना के जीआई टैग करके सब कुछ पश्चिम में ले जाने का, हल्दी तक हमारे चुराने का प्रयास किया गया। हमारे पेटेंट का लड़ाई हुई, लंबी लड़ाई चली, तब जाके भारत सरकार ने जो है हल्दी के पेटेंट को हमने वापस अपने नाम पर लिया कि भारत के जो भी उत्पाद है उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। अगर हल्दी का उपयोग हमारे हाथ से निकल जाता तो जरा सोच के देखिए। हर चीज में हमने विज्ञान को ढूंढने की कोशिश की है। हमारे जीवन शैली का अभिन्न अंग है विज्ञान, और यह साबित होता जा रहा है कि जो जो परंपराओं को हम मानते रहे हैं उन सबके पीछे एक वैज्ञानिक सोच रही है। और उसी वैज्ञानिक सोच के चलते स्वामी विवेकानंद ने टेस्ला से बात की और उसी संवाद का निष्कर्ष निकला कि उन्होंने भी अपने आविष्कारों में एक भारतीय दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया, और आगे भी इस तरह के संबंध मजबूत होते रहेंगे। ये सुखद है कि आज पूरे विश्व में भारतीयता के प्रति एक जागरूकता है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक हस्ताक्षर किया, एक अनुबंध, जिसके तहत प्रांबणन के जो मंदिर हैं इंडोनेशिया के, अब उसको पूरी तरह उसका जीर्णोद्धार भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। ये जागरूकता है। कभी सोच सकते थे कि अबू धाबी में कभी मंदिर बन सकते हैं? ये क्रांति है। भारतीयता का मान्यता मिल रहा है पूरे वैश्विक मंच पर। ऐसे अवसर पर ऐसे गौरवशाली इतिहास को स्मरण करना और उसको जन जन तक पहुंचाना कि हमारे साधु संतों का, हमारे आध्यात्मिक गुरुओं का कितना बड़ा वैश्विक सोच रहा है, कितना बड़ा विज्ञान के प्रति, प्रगति के प्रति, तरक्की के प्रति उनका कितना सकारात्मक रवैया रहा है। भगवा वस्त्र पहनने में लोग समझते हैं कि रूढ़िवादी है, पुराने सोच का व्यक्ति है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने यह दिखाया कि वो जो भगवा वस्त्र है वो प्रतीक है प्रगति का, समृद्धि का, शांति का, सौहार्द का। इस संदेश को स्वामी जी ने पूरे विश्व भर में पहुंचाया। मैं पुनः हिंदू संघर्ष समिति को, विशेषकर अरुण जी को और हन्ना जी को, सबको बधाई दूंगा कि आपने इस प्रयास को, इसको घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आप सबको बधाई कि आप सब इस महायज्ञ में अपना आहुति देने यहां उपस्थित हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।